नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो दौर जब सामाजिक और धार्मिक सुधारों की लहर चली थी। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो हमें बताते हैं कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुए, इनकी सोच क्या थी और इनका मकसद क्या था। हमारी कोशिश रहेगी कि एकदम गहराई से हर पहलू को समझें। मतलब वो क्या वजह थी जिनसे ये सुधार शुरू हुए, इनकी सोच, इनका आधार क्या था और हाँ, समाज पर क्या असर पड़ा, खास तौर पर महिलाओं की स्थिति पर, जाति व्यवस्था पर। मतलब हर जरूरी बहुत सामने आए, कुछ छूटे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थी, ये पूरी सोच बदलने की एक प्रक्रिया थी। हम्म। और जो स्रोत है हमारे पास, वो उस समय की सच्चाई, समाज की हालत और एक नई चेतना जो जन्म ले रही थी, उसकी कहानी कहते हैं। इसी ने आगे चलकर भारत की नींव रखी। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। ये जो सुधार की इच्छा जगी, ये लहर उठी, इसके पीछे वजह क्या थी? सोर्सेस तो कई तरफ इशारा करते हैं। पहली बात तो शायद यही कि भारत में ब्रिटिश राज था, एक औपनिवेशिक सरकार। हाँ, उनकी मौजूदगी एक बड़ा फैक्टर थी, उसने जैसे आईना दिखाया। और साथ ही ये भी देखना होगा कि भारतीय समाज के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा था जिसे बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी। जैसे समाज में रूढ़िवाद बहुत गहरा था, अंधविश्वास थे कई तरह के, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इन सब पर सवाल उठने लगे थे। और दो मुद्दे तो बहुत बड़े थे। एक तो महिलाओं की हालत, जो वाकई बहुत दयनीय थी, और दूसरा जाति के आधार पर जो शोषण होता था, वो ऊंच नीच का सिस्टम। इनसे आंखें मूंदना मुश्किल था। और शिक्षा का फैलना, दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ना, इसका भी तो रोल रहा होगा। जब लोगों को पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो अपने समाज को भी शायद अलग नजर से देखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। एजुकेशन और बाहरी दुनिया से जो कांटेक्ट हुआ, उसने नए आइडियाज दिए। जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर था, उसका असर भी पड़ा, अच्छा भी बुरा भी। और कहीं ना कहीं एक विदेशी ताकत से हारने की जो एक टीस थी, उसने भी सोचने पर मजबूर किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस तरफ इशारा किया है कि कैसे उस समय का जो नया मिडिल क्लास उभर रहा था, वो अपनी कल्चरल जड़ों को खोज रहा था। एक तरह से गुलामी से जो निराशा और अपमान की भावना थी, उसका जवाब ढूंढ रहा था। अपनी पहचान को फिर से गढ़ने की कोशिश थी। अच्छा, ये दिलचस्प है। और फिर 19वीं सदी के आखिर तक आते आते वो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र वाले विचार भी तो जोर पकड़ रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से एक बदलाव का माहौल बन रहा था। बिल्कुल, माहौल तो बन ही रहा था। और अंग्रेज शासक भी इसे महसूस कर रहे थे, उन्हें अंदाजा था। बॉम्बे के एक गवर्नर ने तो 1911 में वाइसरॉय को एक प्राइवेट लेटर में लिखा भी था कि अगर हर किसान पढ़ना लिखना सीख गया तो फिर राष्ट्रवादियों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, असंतोष फैलाना आसान हो जाएगा उनके लिए। ये डर दिखाता है कि बदलाव की आहट उन तक भी पहुंच रही थी। ठीक है, तो ये कारण तो समझ आते हैं, लेकिन इन बदलावों को आगे कौन बढ़ा रहा था? मतलब समाज का कौन सा हिस्सा था जो इन सुधार आंदोलनों की कमान संभाले हुए था? हाँ, ये जानना जरूरी है। सोर्सेज देखें तो साफ पता चलता है कि ये लीडरशिप मुख्य रूप से नए उभरते हुए मध्य वर्ग के पास थी, खासकर वो लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी। बुद्धिजीवी, प्रोफेशनल्स, ये वो लोग थे जो नए विचारों के संपर्क में आए थे और जिनके पास मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाने की बौद्धिक क्षमता थी। और इनकी सोच क्या थी? किन आइडियाज पर ये सब बेस था? इन आंदोलनों का वैचारिक आधार जिसे कहते हैं। इनकी जो विचारधारा थी, वो कुछ बुनियादी उसूलों पर टिकी थी। आप कह सकते हैं कि ये उस दौर के इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स थे। सबसे पहला तो था तर्कवाद, रैशनलिज्म, यानी हर बात को, हर रिवाज को तर्क की कसौटी पर कसना। फिर था धार्मिक सार्वभौमिकता, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ये मानना कि सभी धर्मों का मूल सार एक ही है, बाहरी रस्में उतनी अहम नहीं। तीसरा मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, मतलब इंसान और उसकी भलाई सबसे ऊपर। और चौथा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, यानी सामाजिक और राजनीतिक मामलों को धर्म से अलग रखना। दिलचस्प ये है कि कैसे तर्क ने हिम्मत दी पुरानी चीजों पर सवाल उठाने की, और मानवतावाद ने फोकस तय किया कि सुधार कहाँ करना है, जैसे महिलाओं और निचली जातियों के असल दुख दर्द पर। इन्हीं विचारों ने रास्ता दिखाया। चलिए अब जरा उन रियाज पर फोकस करते हैं जहां सुधार की सबसे ज्यादा कोशिश हुई। सबसे ज्यादा जोर शायद महिलाओं की स्थिति सुधारने पर था।
कितनी मुश्किल थी उनकी राहें उस वक्त? मुश्किलें तो बहुत थीं और बहुत गंभीर थीं। सोर्सेज में लंबी लिस्ट मिलती है। पर्दा प्रथा, जिसने महिलाओं को समाज से लगभग काट ही दिया था। फिर बाल विवाह, बहुत छोटी उम्र में शादी, इससे उनका शारीरिक मानसिक विकास सब रुक जाता था। शिक्षा तो लगभग थी ही नहीं, जिससे वो अपने अधिकार जान ही नहीं पाती थी। शादी, तलाक, जायदाद, इन सब मामलों में मर्दों के मुकाबले बहुत कम अधिकार। पुरुषों को कई शादियां करने की छूट थी, बहुविवाह, लड़कियों को पैदा होते ही मार देना, कन्या भ्रूण हत्या, और विधवाओं की हालत तो और भी खराब थी। दोबारा शादी नहीं कर सकती थीं, उन पर हजारों तरह की पाबंदियां थीं। और सबसे भयानक, सती प्रथा, विधवा को पति की चिता पर जिंदा जला देना। ये सब दिखाता है कि महिलाओं का दर्जा समाज में कितना नीचे गिरा हुआ था। बाप रे, इतनी सारी समस्याएं। तो इनको दूर करने की जो कोशिशें हुई, उसमें कौन कौन शामिल था? क्या ये बस कुछ समाज सुधारकों का ही काम था? नहीं, ये एक मिला-जुला प्रयास था, काफी बड़ा। हाँ, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आवाज उठाई, माहौल बनाया, वो तो था ही। लेकिन साथ ही जो भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसका भी इसमें बड़ा रोल था। जैसे जैसे महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगीं, उनकी स्थिति और उनके अधिकारों का सवाल भी सामने आया। फिर पढ़ी लिखी जागरूक महिलाओं ने खुद भी अपने आंदोलन चलाए, और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, एक मजबूत कानूनी आधार मिला। तो ये कई धाराएं एक साथ आकर मिली। और कानूनी मोर्चे पर क्या हुआ? क्योंकि सोच बदलना एक बात है, पर कानून बदलना भी तो जरूरी होता है। बिल्कुल, और इस दिशा में बहुत अहम कानून बने भी। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, एकदम से नहीं हुआ सब कुछ। शुरुआती और बहुत जरूरी कानूनों में से एक था 1829 का बंगाल रेगुलेशन, जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी बनाया। इसी तरह शिशु हत्या, खासकर लड़कियों की, उसे रोकने के लिए भी पहले कानून बने थे, बंगाल रेगुलेशन 1795 और 1804 में। फिर 1856 में आया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसने विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक दिया। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। बाल विवाह रोकने की कोशिशें भी हुईं, जैसे 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट और बाद में 1930 का शारदा एक्ट, जिसने शादी के लिए कम से कम उम्र तय की। अच्छा। और आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा। हाँ, आज़ादी के बाद तो ये सिलसिला और तेज हुआ, क्योंकि अब संविधान में बराबरी का हक मिल चुका था। तो उसके आधार पर कई कानून बने, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसने पहली बार बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया। फिर काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान काम के लिए समान वेतन का एक्ट 1976 और दहेज रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसे बाद में और सख्त भी किया गया 1986 में। ये लिस्ट दिखाती है कि कानूनी सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो सामाजिक बदलावों के साथ चलती है। यहाँ लिस्ट की लंबाई से ज्यादा जरूरी ये देखना है कि समाज की सोच बदलने के लिए लगातार कानूनी कोशिशें होती रहीं। ये वाकई एक बड़ा और लंबा संघर्ष रहा है। अब दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं। जाति के आधार पर जो शोषण होता था, उसके खिलाफ संघर्ष। ये भी इन सुधार आंदोलनों का एक अहम हिस्सा था ना? हाँ, बिल्कुल। ये तो सुधार आंदोलनों के केंद्र में था। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को सदियों से जकड़ रखा था। खासकर जिन्हें निचली जातियां माना जाता था, उनका भयानक शोषण होता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार इस पर बहुत गहरी रोशनी डालते हैं। उन्होंने एक जगह अफसोस जताया था कि ब्राह्मण विद्वानों में कोई वोल्टेयर जैसा विचारक क्यों नहीं पैदा हुआ। जैसे वोल्टेयर ने यूरोप में कैथोलिक चर्च के उन सिद्धांतों पर सवाल उठाए थे जिनमें वो खुद पला बड़ा था। अम्बेडकर को लगता था कि वैसे ही इंटेलेक्चुअल ईमानदारी यहाँ चाहिए थी। कोई ऐसा ब्राह्मण विद्वान जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नाइंसाफियों पर सवाल उठाता। उनका मानना था कि शायद ऐसा जानबूझकर होने नहीं दिया गया ताकि ये व्यवस्था बनी रहे। ये बहुत तीखी टिप्पणी है, सीधे जड़ पर चोट करती है। और महात्मा गांधी, उन्होंने भी तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को बहुत गंभीरता से लिया था। हाँ, M.K. गांधी ने तो अस्पृश्यता को हिंदू धर्म के लिए जीवन और मौत का सवाल बताया था। उनका साफ कहना था कि अगर छुआछूत जिंदा रही
तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसे जड़ से उखाड़ फेंका गया, मतलब हिंदू मन से इसे पूरी तरह निकाल दिया गया, तो फिर हिंदू धर्म दुनिया को एक बहुत मजबूत संदेश दे सकेगा। ये दिखाता है कि उनके लिए जाति का सवाल कितना बुनियादी और नैतिक था। अंबेडकर और गांधी दोनों के तरीकों में भले ही फर्क रहा हो, लेकिन दोनों ही जाति व्यवस्था को एक बड़ी बुराई मानते थे जिसे खत्म करना ही था। इन सुधारकों की सोच क्या सिर्फ कुछ गिनी चुनी बुराइयों को हटाने तक ही थी, या उनका नजरिया इससे कहीं ज्यादा व्यापक था? नहीं, नजरिया यकीनन ज्यादा व्यापक था। वो सिर्फ पैबंद नहीं लगा रहे थे, वो समाज की पूरी सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे। महादेव गोविंद रानाडे की एक बात इस संदर्भ में मुझे बहुत सही लगती है। उन्होंने कहा था कि जो मर चुका है, जो दफन हो चुका है, उसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। मतलब गुजरा हुआ वक्त हूबहू वापस नहीं आ सकता। हाँ, पुरानी चीजों से सीखकर, उन्हें सुधार कर नए रूप में ढाला जा सकता है। यानी अतीत का सम्मान करो, उससे सीखो, लेकिन आंखें मूंद कर उसे दोहराओ मत। उसे आज की जरूरतों के हिसाब से बदलो। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। और एम.के. गांधी का वो मशहूर कथन भी शायद इसी तरफ इशारा करता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया भर की संस्कृतियों की हवा उनके घर के आसपास बहे, लेकिन वो किसी भी हवा से अपने पैर उखड़कर नहीं देंगे। बिल्कुल। गांधी जी का वो कथन, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के आसपास स्वतंत्र रूप से बहे, लेकिन मैं किसी से भी अपने पैर उखड़ने से इनकार करता हूं। मैं दूसरों के घरों में घुसपैठिए, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार करता हूं। ये बाहरी प्रभावों के लिए खुलापन और अपनी सांस्कृतिक जड़ों में मजबूती, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करता है। ये सुधारक पश्चिम से सीखने को तैयार थे, तर्क अपनाने को तैयार थे, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। वो एक ऐसा आधुनिक भारत बनाना चाहते थे जिसकी जड़ें अपनी जमीन में हों, लेकिन खिड़कियां दुनिया भर की अच्छी बातों के लिए खुली हों। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये बात साफ होती है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कई वजहों का नतीजा थे। एक तरफ औपनिवेशिक शासन था, दूसरी तरफ समाज की अपनी कमजोरियां थीं, फिर पश्चिमी विचारों का असर हुआ और राष्ट्रवाद की भावना भी उभर रही थी। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें बदलाव जरूरी लगने लगा था। हाँ, और हमने ये भी समझा कि इन आंदोलनों को लीड करने वाले मुख्य लोग थे नए उभरते मध्यवर्ग के पश्चिमी शिक्षा पाए बुद्धिजीवी। उनकी सोच तर्क, मानवतावाद और एक तरह की धार्मिक सार्वभौमिकता पर आधारित थी। महिलाओं की बराबरी और जातिगत भेदभाव को खत्म करना, ये उनके एजेंडे में सबसे ऊपर थे, और इसके लिए उन्होंने सामाजिक जागरूकता फैलाने से लेकर कानूनी बदलाव तक हर स्तर पर काम किया। ये आंदोलन सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, इन्होंने आज के भारत के विचारों की, समाज की नींव रखी है। हम आज जो भी हैं, उस पर इन सुधारकों की सोच और उनके काम का बहुत गहरा असर है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जिन सुधारों की शुरुआत इन आंदोलनों ने की थी, क्या वो सारे लक्ष्य आज हमने पूरी तरह हासिल कर लिए हैं? या फिर जैसा गांधी जी ने इशारा किया था, अपनी पहचान बनाए रखते हुए भारी दुनिया से सीखने और जुड़ने की जो चुनौती है, वो आज इस ग्लोबलाइज दुनिया में कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।